आज फिर लेकर आया हूँ पॉलिटी का एक टॉपिक। जैसे हम बात करते हैं राज व्यवस्था का जो टॉपिक है, सबसे पहले हमें संविधान पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि उसकी इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी प्रस्तावना क्या है। तो आज हम सबसे पहले संविधान का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रस्तावना। क्या नाम है? प्रस्तावना। इसको प्रीएमेबल कहा जाता है। किसी भी सिद्धांत को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उसके इंट्रोडक्शन पर प्रकाश डालना होता है। इसी प्रकार संविधान को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें प्रस्तावना पर प्रकाश डालना होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो प्रस्तावना है वो हमने कहां से ली है। प्रस्तावना जो है वो हमने अमेरिका से ली है। प्रस्तावना हमने कहां से ली है? वो हमने अमेरिका से ली है। लेकिन अगर हम बात करें प्रस्तावना की भाषा की, तो प्रस्तावना की जो भाषा है उस भाषा पर किस देश की छाप है? उस भाषा पर, उस प्रस्तावना पर ऑस्ट्रेलिया की छाप है। किसकी छाप है? ऑस्ट्रेलिया की। तो प्रस्तावना की जो संकल्पना है, प्रस्तावना का जो आधार है, वो आधार हमने अमेरिका से लिया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो भाषा हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। देखो, अगर हम बात करें यहां पर प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका भी कहा जाता है, क्योंकि 13 दिसंबर 1940 को, कौन से दिन? 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसको कहा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। क्या कहा जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। और यहीं से किसका जन्म हुआ? यहीं से जन्म हुआ उद्देशिका का, यानी जो संविधान के उद्देश्यों को बताती हो, जो संविधान के आधारभूत तत्वों को बताती हो, उसको उद्देशिका कहा जाता है। और इसीलिए प्रस्तावना का एक नाम क्या है? उद्देशिका भी है। यहां पर हम बात करें प्रस्तावना, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। देखो, जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की अगर हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो पूरी, जैसे हम बात करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, बंधुता और एकता बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। अगर हम बात करें इस भाषा की, तो ये जो भाषा है इसमें कोई शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो इसमें समाहित है, जैसे हम बात करें, सबसे पहले हमारे संविधान की जो प्रस्तावना का पहला शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक। कौन सा है? लोकतंत्रात्मक, जिसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक। क्या कहा जाता है? डेमोक्रेटिक। और पहला ही जो प्रस्तावना में पहला ही शब्द आया वो आया हम भारत के लोग। क्या आया? हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग का मतलब क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का यहां पर मतलब क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी यहां पर जनता का शासन है। किसका शासन है? यहां पर जनता का शासन है। जैसा अगर हम बात करें भारत, तो भारत एक कैसा राष्ट्र है? भारत एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? भारत एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है। और अब्राहम लिंकन ने भी कहा था। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने, कि लोकतंत्र जनता का, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ तौर पर यहां यह दिया गया है कि भारत में किसका शासन है? भारत में लोगों का शासन है। किसका शासन है? लोगों का शासन है। और लोगों के शासन से मतलब यहां पर यह है कि भारत में लोकतंत्रात्मक शासन विद्यमान है। जैसा कहा भी गया है कि रूसो ने कहा है कि जो जनता की वाणी होती है वो ईश्वर की वाणी होती है। क्या होती है? जनता की जो वाणी होती है वो ईश्वर की वाणी होती है। इसलिए भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, यहां पर लोगों का शासन है। दूसरा, हम एक एक शब्दों पर इसके प्रकाश डालते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कई शब्दों पर प्रकाश डालते हैं। जैसे इसमें एक शब्द आया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जैसे इसमें एक शब्द आया पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। जैसे इसमें एक शब्द आया सामाजिक राजनीतिक व आर्थिक न्याय। जैसा इसमें एक शब्द आया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो एक एक करके हम प्रस्तावना के शब्दों पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले अगर हम यहां पे बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? यहां पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व अगर हम बात करें यहां पर भारत के आंतरिक मामले और भारत के बाह्य मामले, इंटरनल अफेयर हो चाहे एक्सटर्नल अफेयर हो, कोई भी अफेयर हो भारत का, भारत स्वयं निर्णय लेने का अधिकारी होगा। भारत के मामलों में कोई विदेशी शक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि भारत के चाहे मित्र मामले हों, शत्रु मामले हों, संधि मामले हों, किसी भी प्रकार का दूसरे देश से संबंध हो, इन सारे संबंधों में भारत अपने मामले में स्वयं निर्णय लेने का अधिकारी होगा। अर्थात भारत स्वयं विवेक के आधार पर निर्णय लेगा और स्वयं विवेक के आधार पर ही कार्य करेगा। और जो राष्ट्र ऐसा करता है, जो राष्ट्र ऐसा करता है वो राष्ट्र क्या कहलाता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहलाता है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह साफ तौर पर लिख दिया गया कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। आगे इसमें एक शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। देखो, अगर हम बात करें यहां पर पंथ निरपेक्ष की, तो भारत जो है, अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर में एक होते हैं नास्तिक राज्य, एक होते हैं सैद्धांतिक राज्य और एक होते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य। नास्तिक राज्य क्या होते हैं? नास्तिक राज्य वे राज्य होते हैं जो सभी धर्मों का क्या करते हो? विरोध करते हो। जो एथिस्ट स्टेट होते हैं वो सभी धर्मों का क्या करते हैं? सभी धर्मों का विरोध करते हैं। उसके बाद आते हैं सैद्धांतिक राज्य। वे राज्य या वे देश जो किसी एक धर्म को मानते हो, जैसे श्रीलंका है तो श्रीलंका में किसका होता है? श्रीलंका में होता है बौद्ध धर्म का पालन।
किसका होता है? बौद्ध धर्म के अनुयायी वहां पर सबसे ज्यादा रहते हैं। इसलिए कुछ देश ऐसे हैं जो किसी एक राष्ट्र को या किसी एक धर्म को अपना मानते हैं, कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जिस किसी एक धर्म को लेकर चलते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? सैद्धांतिक राष्ट्र कहा जाता है। और उसके बाद होते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष वो राष्ट्र होते हैं जो सभी धर्मों का क्या करते हो? सम्मान करते हो। सभी धर्मों का क्या करते हो? सम्मान करते हो, अर्थात सभी धर्मों को सर्वधर्म समभाव की भावना को प्रोत्साहित करते हो। तो भारत भी क्या है? भारत भी किसका अभिन्न अंग है? और भारत धर्म के मामले में क्या है? भारत धर्म के मामले में न्यूट्रल है, तटस्थ है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। अगर दिवाली पर छुट्टी होती है तो ईद पर भी छुट्टी होती है, क्रिसमस पर भी छुट्टी होती है, सभी धर्मों को समान लेकर भारत चलता है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? सेक्युलर कंट्री या पंथ निरपेक्ष राज्य या राष्ट्र कहा जाता है। उसके बाद यहां पर सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय की बात की जाती है। देखो, सामाजिक और राजनीतिक व आर्थिक न्याय है वो रूसी क्रांति से प्रेरित है। कौन सी क्रांति से प्रेरित है? रूस की क्रांति से प्रेरित है। यहां पर हम राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो राजनीतिक न्याय जो होता है, देखो राजनीतिक न्याय का मतलब यहां पर क्या है? अगर हम ब्रिटेन की बात करें, देखो ब्रिटेन में कौन सी शासन प्रणाली चलती है? ब्रिटेन में चलती है वंशानुगत शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली चलती है? वंशानुगत शासन प्रणाली, यानी राजा का बेटा राजा। वहां पर महारानी जो है, आने वाले सब जो एलिजाबेथ है, उसके बाद द्वितीय तृतीय ऐसे चलता रहता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आर्टिकल जब आप 15 पढ़ोगे तो आर्टिकल 15 में भी साफ तौर पर यह लिखा है कि राज्य धर्म, जाति, मूल, लिंग, वंश के आधार पर किसी से क्या नहीं करेगा? कोई विभेद नहीं करेगा। यहां पर भी साफ तौर पर राजनीतिक न्याय में लिखा गया है कि समाज का कोई भी वर्ग, किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी रंग का हो, उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और वो सत्ता के शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। यानी जिस व्यक्ति ने संविधान के अनुसार अपनी उम्र पूरी कर ली हो और वो योग्यता रखता हो, किसी भी जाति का हो, वो चुनाव लड़ सकता है और वो मतदान भी कर सकता है। जैसे आपने 61वां जो संविधान संशोधन था, कौन सा? 61वां संविधान संशोधन 1989 में आया। कब आया था? उसमें मतदाता की जो आयु थी वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। जो आपका 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1989 में, इसमें जो वोटर हैं उनकी जो एज है वो कितनी कर दी गई थी? 21 से 18 कर दी गई थी। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी वर्ग वोट डाल सकता है, उसको राजनीतिक न्याय की संकल्पना का आधारभूत प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान ने। सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय का मतलब यहां पर क्या है? सरकार का पहला ही महत्वपूर्ण लक्ष्य यह होना चाहिए कि समाज के कमजोर व वंचित वर्गों को रखकर किया गया विकास। सरकार कोई भी योजना चलाती है, सरकार के द्वारा कोई भी योजना चलाई जा रही है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो उजाला योजना हो, चाहे वो मनरेगा योजना हो, चाहे वो खाद्य सुरक्षा योजना हो, कोई भी योजना हो, सरकार के द्वारा जो मनरेगा प्रोग्राम आया था, कब आया था? 2006 में। इसका नाम नरेगा था, 2 फरवरी 2006। और उसके बाद इसको 2 अक्टूबर 2009 को क्या कर दिया गया था? मनरेगा कर दिया गया था। कोई भी योजना हो, उजाला योजना हो जिसमें एलईडी बल्ब का वितरण किया गया था, उज्ज्वला योजना हो जिसमें मुफ्त में क्या दिया गया था? रसोई गैस सिलेंडर दिए गए थे। कोई भी योजना हो उसमें सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है बॉटम टू टॉप, समाज का कमजोर और वंचित वर्गों को रखकर किया गया विकास, जिससे भारत में सामाजिक न्याय की संकल्पना का आधारभूत प्रस्तुत हो सके। तो इसीलिए यहां पर भी सामाजिक न्याय की बात की गई है। और आर्थिक न्याय, पैसे कमाने की आजादी।
जब हम पुरुषार्थ पढ़ते हैं तो पुरुषार्थ में भी 4 प्रकार के एक मनुष्य के पुरुषार्थ होते हैं। एक होता है धर्म, एक होता है अर्थ, एक होता है काम और एक होता है मोक्ष। दूसरा जो पुरुषार्थ है वो कौन सा है? वो है आपका अर्थ। कौन सा है? अर्थ। और भारत सरकार का या जो राष्ट्र आर्थिक न्याय की संकल्पना को सुनिश्चित करता है उसका पहला महत्वपूर्ण कर्तव्य यह होना चाहिए कि वो अपने यहाँ पर मजदूरों और समाज के अन्य कमजोर और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए ऐसी आर्थिक योजनाएं चलाए या ऐसी योजनाएं चलाए जिससे उनका भी विकास हो सके, वो भी ऊपर उठ सके, जिससे आर्थिक न्याय की संकल्पना प्रस्तुत हो सके। तो इसलिए भारत में कौन से न्याय को अपनाया गया है? आर्थिक न्याय को अपनाया गया है। उसके बाद हम करते हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। 3 शब्द आते हैं, फ्रीडम, इक्वलिटी और भाईचारे की भावना को बनाए रखने के लिए जो चीजें अपनाई गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता की। जब आप आर्टिकल 19 पढ़ोगे, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा? 19। तो अनुच्छेद जब 19 पढ़ोगे तो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ये जो तीनों सिद्धांत है वो कहां की क्रांति से प्रेरित हैं? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। यानी ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। तो आर्टिकल 19 से जब आप 19 के क्लोज 1, क्लोज 2, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता या किसी स्थान पर बस जाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 हो, आर्टिकल 21 हो, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता हो, किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता हो, यानी सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता हो, एकाग्रता के अधिकार की स्वतंत्रता हो, स्वच्छ वायु और जल ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता का अगर अधिकार है, वो सब भारतीय संविधान ने अपनाया है। यानी भारतीय संविधान ने अपनी नागरिकों के लिए स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया है। उसके बाद समानता, सभी को समान दर्जे से देखा जाएगा। जब आप पढ़ते हो भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकारों में जब आप पढ़ते हो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता, आर्टिकल 15 राज्य, आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समता। राइट टू इक्वलिटी। जैसे आप पढ़ते हो आर्टिकल 15, राज्य, धर्म, जाति, मूल, लिंग, वंश के आधार पर क्या नहीं करेगा? किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा। सभी क्या है? यहां पर समान है।
उसके बाद आप आर्टिकल 16 पढ़ लो। आर्टिकल 16 क्या है? लोक नियोजन के अवसर में समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 16 धर्म, जाति, लिंग, वंश। और आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के अवसर में समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। तो ये सारी जो समानताएं हैं भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को प्राप्त करने का अधिकार दिया है। और प्रत्येक नागरिक को चाहे स्वतंत्रता हो चाहे समानता हो, सबको जीवन जीने की आजादी और सबको खुला रहने का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। उसके बाद बंधुत्व की बात की गई है। बंधुत्व का मतलब क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। महात्मा गांधी भी कहते थे, महात्मा गांधी के आह्वान पर हिंदू चल पड़े, मुसलमान चल पड़े, सिख चल पड़े, पठान चल पड़े, कदमों में तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े, फूलों की सेज छोड़कर दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, भारत हमेशा किसका पालन करेगा? भारत हमेशा भाईचारे की भावना का विकास करेगा। और ये प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है। जब आप आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51 का फर्स्ट क्लोज पढ़ोगे, उसमें मौलिक कर्तव्य हैं। क्या है? मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य में फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, प्रत्येक नागरिक के जो मौलिक कर्तव्य हैं, उन मौलिक कर्तव्यों में भी लिखा है कि आपसी सौहार्द, आपसी संभाव और भाईचारे को बनाए रखें और सभी लोग मिलकर साथ मिलकर रहें। और भारत इसका पालन करता भी है। और भारत में तो अतिथि देवो भव का नारा दिया जाता है। किसका नारा दिया जाता है? अतिथि देवो भव का नारा दिया जाता है। तो भारत भाईचारे की भावना का विकास करेगा, यहां पर बंधुत्व की भावना का विकास करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर ये हमने अपने संविधान की प्रस्तावना के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतंत्रात्मक हो गया, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म को मानने का अधिकार है। आर्टिकल 25, आर्टिकल जो 25 है, आर्टिकल 25 में साफ तौर पर लिख दिया गया है कि समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी हो, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसको किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। और साफ तौर पर यहां यह भी बताया गया है कि आर्टिकल 25 में ही कहा गया है कि धर्म का अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, किसी भी प्रकार की उसको क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको मानने का अधिकार है। उसके बाद राष्ट्र की एकता, अखंडता, इसमें एक शब्द आया अखंडता। कौन सा शब्द आया है? अखंडता। भारत एक अखंड भारत है। भारत कैसा भारत है? भारत एक अखंड भारत है। कोई भी भारत के टुकड़े नहीं कर सकता। अगर कोई विदेशी शक्ति भारत की तरफ आंख उठाकर देखती है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? भारत के द्वारा कुचल दिया जाएगा। कोई कहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, या कोई ऐसी बात करता है जो भारत को तोड़ने की बात करता है, राष्ट्रद्रोह की बात करता है, राजद्रोह की बात करता है और भारत को तोड़ने की बात करता है, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। और ये अगर होगा, संभव होगा, तो फिर वो अखंड भारत नहीं रह पाएगा, वो केवल
भारत खंडों में टूट जाएगा। जैसे बात करते हैं कि पंजाबी जो है वो खालिस्तान की मांग करते हैं, और जो त्रिपुरा के निवासियों टिपरा लैंड की मांग करते हैं। देश में अलग अलग जो राज्य हैं वो अपने को अलग अलग करना चाहते हैं, लेकिन भारत एक अखंड भारत है। हालांकि अगर संसद चाहे तो उनको क्या कर सकती है, अलग कर सकती है, लेकिन कोई जबरदस्ती अगर भारत के साथ करेगा तो फिर भारत अपना दूसरा रास्ता अपनाएगा। इसलिए भारत को कहा जाता है अखंड भारत। कोई विदेशी शक्ति भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर कि एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। और यह हुआ था कब? 1976 में। इसको मिनी संविधान या लघु संविधान कहा जाता है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसमें क्या था? देखो ध्यान रखने, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवादी, सोशलिस्ट, एक जो हमने आपसे अभी डिस्कस किया है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, और एक इसमें जोड़ा गया अखंडता। 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। कब? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। अब बार बार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर ये आरोप लगे कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है? क्या भारतीय संविधान में प्रस्तावना का बनाए रखना न्यायोचित है क्या? तो इसके लिए 2 केस आए। एक एक करके हम केसों पर प्रकाश डाल लेते हैं। एक जो केस था वो आया था बेरूबारी केस, 1960 में। और एक केस आया था जिसका नाम था केशवानंद भारती केस, 1976 में। कब आया था? बेरूबारी केस, केशवानंद भारती केस कब आया था? 1976 में। अब इसमें क्या कहा गया? बेरूबारी जो केस था, बेरूबारी केस में क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। और जब ये प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है तो प्रस्तावना संशोधनीय नहीं है। प्रस्तावना क्या नहीं है? संशोधनीय नहीं है। यह कहा गया था बेरूबारी केस में। उसके बाद केशवानंद भारती केस आया। केशवानंद जो भारती केस आया, वो 1900 भारती केस
78 में। इसमें क्या कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है और प्रस्तावना संशोधनीय है। प्रस्तावना क्या है? संशोधनीय है। लेकिन इसमें साफ तौर पर यहां पर यह लिख दिया गया कि प्रस्तावना संशोधनीय तो है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो कब बनी थी? 26 नवंबर 1949 को बनी थी। कब बनी थी? 1949 को बनी थी, क्योंकि 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। जो बातें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर को लिख दी गई, वे बातें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो कि तो रहेंगी। उनमें क्या कर सकते हैं? हम चीजें ऐड कर सकते हैं। हम मूल जो ढांचा है उसके साथ क्या नहीं करेंगे? कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और ये जो केस था वो 1973 में आया था। कब आया था ये? 1973 में आया था। 78 नहीं है, 73 में आया था। 1973 में केशवानंद भारती केस आया। और 1976 में जब संविधान संशोधन हुआ, हमने आपको अभी बताया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। तो इसका मतलब यह है कि जो मूल ढांचा है, मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हम चीजें उसमें ऐड कर सकते हैं। यहां पर हमने संविधान की प्रस्तावना को देखा, जो वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट में गए थे। एक बेरूबाड़ी केस था जो आपका 1960 में आया, और एक केशवानंद भारती केस था जिसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना। अब अलग अलग राजनीतिक और अलग अलग दार्शनिकों के आधार पर हम यह देख लेते हैं कि भारतीय संविधान को किस राजनीतिक ने और किस संविधान विशेषज्ञ ने किस नाम से उसकी संज्ञा दी है और क्या उसको कहा है। तो एक एक प्रकार से हम देख लेते हैं। तो प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने कहा। किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल जो 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की आत्मा है। ये संविधान विशेषज्ञ ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी है। ये किसने कहा? के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। एक एक करके हम देख लेते हैं कि किस व्यक्ति ने किसको किस नाम से प्रस्तावना की संज्ञा दी है। उसके बाद जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। ये किसने कहा? ये कहा पालकीवाला। पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा।
आगे हम बात करते हैं कि प्रस्तावना जो है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये किसने कहा? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। और लास्ट अगर हम बात करें पांचवा, जो प्रस्तावना है वो संविधान की के नोट है। यानी ये इंग्लिश में कहा गया है तो वो कहा गया है अर्नेस्ट बर्कर ने कहा। तो संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जो भी फैक्ट हैं, जो भी तथ्य हैं, वो अलग अलग संविधान विशेषज्ञों ने उसको अलग अलग प्रकार से दर्शाया है। तो एक एक करके हमने ये देखा कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई है। इसका एक नाम उद्देश्य प्रस्ताव है। इसकी भाषा कौन सी है, ली कहाँ से है, और भाषा यानी छाप कहाँ पर है, कब भारतीय संविधान में आई, 26 नवंबर। और इसके एक एक शब्दों पर हमने प्रकाश डाला और इससे संबंधित जो भी वाद और विवाद थे वो हमने देखा कि एक बेरुबाड़ी विवाद और एक केशवानंद भारती केस विवाद हमने देखा।